राधे राधे जी सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे से कर रहे होंगे। तो अब तक हमने क्लास में जो नई एनसीईआरटी का सिलेबस लगाया गया है वो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया, हिंदी का, मल्हार का। तो आज हम क्लास 7th की एनसीईआरटी के 1 से 5 चैप्टर जो हमने पहले कवर कर लिए थे वो उसके लिए आप पहले एक ही क्लास देख सकते हैं। आज हम जो हमारे आगे चैप्टर बचे हुए हैं उनको कवर करने वाले हैं। यहाँ से कोई भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ताकि हमारा छूटे नहीं एग्ज़ाम में। तो ये जो है क्लास है वो स्टेट एग्ज़ाम और जितने भी टेट एग्ज़ाम हैं जिनमें एनसीईआरटी आती है हिंदी की, उन सब के लिए उपयोगी होने वाली है। और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वो अब पुस्तक है वो चेंज हो गई है। तो हमारे लिए नई पुस्तक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रश्न है वो नई पुस्तक से पूछने की बहुत अधिक संभावना है। तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ और आज की अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लास्ट में लाइक कर देना। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो आज हम बात करते हैं भाई जो गिरधर कवि राय जी हैं, ठीक है, उनकी जो कुंडलियाँ लगाई गई हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहला प्रश्न तो यहाँ से ये बनता है कि ये किस विधा की रचना है, ठीक है। लेखक हैं गिरधर कवि राय की कुंडलियाँ और ये है हमारी कविता विधा। विधा पूछ ले तो काव्य खंड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ हमें इनको पढ़ना है, ठीक है, और उसके बाद इनकी जो व्याख्या है उसको भी हम देख लेंगे, ठीक है, कि किस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए चित में चैन न पावे, खान पान सन्मान राग रंग मनहि न भावे। कह कह गिरधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे। एक मिनट, एक मिनट। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए यहाँ क्या कहा गया है कवि के द्वारा। कवि के द्वारा ये कहा गया है कि व्यक्ति को बिना विचारे ना कुछ भी काम नहीं करना चाहिए, और जो व्यक्ति बिना विचार किए कुछ काम करता है उसको बाद में पछताना पड़ता है। मतलब है ना, धरती पे दो प्रकार के लोग हैं। एक वो जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और उसके द्वारा ही निर्णय लेते हैं, और एक वो जो जिनके पास भगवान ने बुद्धि तो दे रखी है लेकिन वो खुद की बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, दूसरे जो कुछ कह देते हैं उसके अनुसार अपना निर्णय लेते हैं, तो वो बेवकूफ़ों की कैटेगरी में आते हैं। तो अब हम चलते हैं। यहाँ पे इन्होंने यही कहा है कि हमें जो भी निर्णय लेना चाहिए वो विचार करके खुद की बुद्धि से लेना चाहिए, ठीक है, और जो ऐसा नहीं करता उसे बाद में पछताना पड़ता है। तो चलते हैं। यहाँ क्या कहा है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए चित में चैन न पावे, खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे। अब यहाँ पहले तो याद रखना ये पुस्तक मल्हार है और गिरधर कवि राय की ये है क्या भाई, कुंडलियाँ, और इसके रचयिता है वो गिरधर कवि राय हैं। यहाँ कवि ने क्या कहा है, कवि ने मनुष्य को कोई भी कार्य सोच समझकर करने की शिक्षा दी है कि मनुष्य को हर कार्य भाई कैसे करना चाहिए, सोच समझकर करना चाहिए। रुकिए मैं इसको आपके लिए थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि मनुष्य को हर काम कैसे करना चाहिए, वही सोच समझकर करना चाहिए। कवि का मत है कि जो व्यक्ति बिना विचार किए कार्य करता है उसे बाद में क्या होता है भाई, पछताना पड़ता है। तो आगे चलते हैं, इसका सारांश देख लेते हैं।
व्याख्या देखते हैं कि इस काव्यांश में, इन काव्य पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी भी कार्य को बिना सोच समझ के करता है वह बाद में क्या होता है, उसे अपने किए पर पछताना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति अपना कार्य तो बिगाड़ता ही है, साथ में ही संसार में क्या होती है भाई, उसकी हंसी होती है। ठीक है, संसार में उसकी हंसी होती है और लोग उसके बिगड़े हुए कार्य को देखकर उसका उपहास करते हैं और वह हंसी का पात्र बन जाता है। तो इंसान को कैसे निर्णय लेना चाहिए भाई, सोच समझकर। ऐसे व्यक्ति को मन में शांति नहीं मिलती, उसे न खाने पीने में आनंद आता है और न ही उसे सम्मान तथा आदर सत्कार अच्छा लगता है। ठीक है, उसका मन सदैव कैसा रहता है, अशांत रहता है। तो यहाँ एक प्रश्न बनता है कि जो व्यक्ति बिना सोच समझ के निर्णय लेता है, दूसरों के कहने में आके निर्णय लेता है, उसका मन कैसा रहता है, हमेशा अशांत रहता है। अंत में, क्योंकि वो दूसरे के सिखाए पे चल रहा है ना। अंत में कवि गिरधर कविराय जो हैं वो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का दुख चाहने पर भी दूर नहीं होता। उसके द्वारा किया गया गलत कार्य उसके हृदय में बार बार खटकता रहता है। अर्थात जो लोग बिना सोच समझकर कार्य करते हैं उसका दुख कभी समाप्त नहीं होता और जीवन भर मानसिक कष्ट झेलता है। यहाँ उन्होंने ये कहा है कि जो इंसान गलत करता है उसके मन में हमेशा ये रहता है कि चाहे वो गलत कर लेता है फिर उसके बाद उसके मन में हमेशा ये रहता है कि मैंने गलत तो किया है। ठीक है, कर्म कुछ भी कर लो, मन को तो पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है। आगे चलते हैं। बीती ताही बिसार दे आगे की सुरी लेई, जो बनी आवे सहज में ताही में चित देई। ताही में चित देई बात जोई बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोई न काई, चित में खता न पावे। कह गिरधर कविराय यह करु मन प्रतीति, आगे को सुख होए समझू बीती सो बीती। अब यहाँ कवि क्या कहते हैं कि हमें पीछे बातों को भूल जाना चाहिए और अपने आगे पे ध्यान देना चाहिए। इसको पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर कवि क्या कहते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि मनुष्य को कोई भी कार्य सोच समझकर करने की शिक्षा तो दी है और ये कहते हैं कि व्यक्ति को बिना विचारे कार्य करता है उसे बाद में पछताना पड़ता है और हमें क्या करना चाहिए, जो अपनी पुरानी बातें हैं उसको भूल जाना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो इसकी संपूर्ण व्याख्या हम देखते हैं। 1 मिनट में PDF सेट कर देती हूँ। वैसे है ना, ये कवि एकदम सही बात कह रहे हैं। मैंने भी देखा है कि जो दूसरों के कहने में आके निर्णय लेता है ना, तो बाद में जो उसको ये शिक्षा दे रहा होता है ना, वही उसको पीछे से बेवकूफ़ बता रहा होता है। ये कितना बेवकूफ़ इंसान है, मेरे कहे पे चल रहा है। तो ये सच है, ये बात मैंने खुद ने जीवन में ये बात अनुभव की है। तो कवि कहता है कि हमें बीती हुई बातों को भूलकर आगे की सुधि यानी कि खबर लेनी चाहिए। अर्थात अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और जो पीछे हो गया उसको भूल जाना चाहिए। अर्थात अतीत में जो हो चुका उस पर बार बार दुखी होने की बजाय भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, जो लोग एक ही बात को लगातार लेकर दुखी रहते हैं उन्हें दूसरों की हंसी का पात्र बनना पड़ता है। इसलिए जो बीत गया उसे भूलकर हमें आगे की अपनी बातों को सोचना चाहिए। कवि यहाँ यह बताते हैं कि हमें उन्हीं कार्यों और विषयों पर सोच विचार करना चाहिए जो सरल हो और जिनमें हमारा मन लगता हो। ऐसा करने से न तो कोई दुष्ट व्यक्ति हमारा उपहास करेगा और न ही हम स्वयं मन से दुखी होंगे। यानी कि हमें वो कार्य करना चाहिए जिससे हमें आत्मसंतुष्टि होती हो। ठीक है, हमें यूँ लगे कि हाँ हम ये कार्य कर रहे हैं और ये कार्य अच्छा है, हमारे कार्य से किसी को भी दुख नहीं हो रहा, किसी को कष्ट नहीं हो रही, किसी को पीड़ा नहीं हो रही। यहाँ कवि का मतलब ये है, इससे हम अपने कार्य को मन लगाकर और सफलतापूर्वक कर सकेंगे। अंत में कवि कहता है कि हमें अपने मन पर विश्वास रखना चाहिए। भविष्य के सुख को सोच समझकर हमारा मन है, देखो कई बार ऐसा होता है भविष्य के सुख को समझकर, ठीक है, हमारा जो मन सही लगे वही करना चाहिए और जो बीत गया, ठीक है, उसे भूल जाना चाहिए। सारांश ये है कि कवि हमें यह शिक्षा देता है कि अतीत की गलतियों से सीख लेकर भविष्य की योजना बनानी चाहिए और निरंतर आगे बढ़ता रहना चाहिए।
ठीक है। तो हमें क्या, जो हमसे गलतियाँ हो गई उसको भूल जाना चाहिए और भविष्य में अपनी जो योजना है उसको अच्छे से तैयार करना चाहिए। और इस प्रकार की योजना होनी चाहिए कि हमारी योजना से किसी भी प्रकार से किसी को क्या ना पहुँचे, वही कष्ट न पहुँचे, और हमारी जो आत्मा है उसको संतुष्टि प्राप्त हो। हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो समाज हित के लिए है, देश हित के लिए है, और वो कार्य अच्छा है। हमारे कार्य से किसी को दुख नहीं पहुँच रहा, किसी को कष्ट नहीं पहुँच रहा, ठीक है, वो कार्य ही उत्तम होता है। यहाँ गिरधर कवि राय हैं जो इसके क्या हैं भाई, लेखक हैं। आगे है वर्षा बहार। मैंने आपको ना ये इसके जो लेखक है ना वो ट्रिक से याद करवाए थे। जिसने पीछे की क्लासें नहीं देखी है ना वो पीछे की क्लास देख लेना, मैंने सारे राइटर के नाम ट्रिक से याद करवा रखे हैं। तो वर्षा बहार इसके कौन थे भाई, मुकुटधर पांडे। और मैंने आपको कैसे याद करवाया था कि जब वर्षा बाहर आती है, ठीक है, वर्षा की बाहर आती है तो हम क्या करते हैं भाई, वर्षा आती है तो हम छतरी ओढ़ते हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे भाई, हम थोड़े स्टैंडर्ड के हो गए, हम क्या ओढ़ेंगे भाई, मुकुट ओढ़ेंगे। तो मैंने आपको ऐसा याद करवाया था, ठीक है। यहाँ पे है मुकुटधर पांडे, देखो ये लिखा हुआ है, तो मैंने आपको ऐसे याद करवाया था। आप इसको इस तरीके से याद कर लेना, ठीक है, सिर्फ ये याद रखने की ट्रिक है। जिसको सीधे तरीके से याद होता हो ना वो सीधे तरीके से याद कर लेना। वर्षा बहार सब, अब पढ़ते हैं कविता को। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा, झरने भी ये बहे हैं। चलती हवा है ठंडी, हिलती है डालियाँ सब, बागों में गीत सुंदर गाती है मालिनी अब। तालों में जीव जलचर अति है प्रसन्न होते, फिरते लखों पपीहे हैं भीष्म ताप खोते। तो इसकी जो व्याख्या है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको ये पंक्तियाँ भी ध्यान रखनी है, पता है आपको, ये पंक्तियाँ दे के थोड़ी थोड़ी है ना इसको सरी सरी नज़रों से पढ़ लेना। क्योंकि ये पंक्तियाँ दे के ना यूँ भी पूछ सकता है कि ये है ना पंक्तियाँ वो किस कवि की हैं। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ये मुकुटधर पांडे की हैं, क्योंकि पहले इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं पंक्तियाँ दे के NCERT की बुक से ही। तो अब हम देखते हैं कि ये कविता है जो मल्हार की पुस्तक वर्षा बहार से ली गई है, और इसके जो रचयिता हैं वो मुकुटधर पांडे हैं। और इसमें उन्होंने वर्षा ऋतु के आगमन से, यानी कि जो वर्षा ऋतु है उसके आगमन पर प्रकृति में और जीव जंतु और मनुष्य के जीवन पर पड़ने वाले सुखद और उल्लास प्रभावों का सुंदर चित्रण किया है। कि किस प्रकार जब वर्षा आती है तो गर्मी का जो ताप है वो कम हो जाता है, और जो जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, मनुष्य है, सबको क्या मिलती है, राहत मिलती है गर्मी से। पावस के आते ही संपूर्ण वातावरण आनंद और उल्लास से भर उठता है। यहाँ कवि ने ये बताया है कि यहाँ ये नाम याद रखना है कि किस का जिक्र किया गया है, पावस का जिक्र किया गया है। कि पावस के आते ही क्या होता है, संपूर्ण वातावरण आनंद और उल्लास से भर उठता है। यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन बनेगा कि संपूर्ण वातावरण आनंद और उल्लास से कब भर उठता है, पाठ के आधार पर, वर्षा बहार पाठ के आधार पर बताइए। तो फिर आपको बताना होगा कि पावस से, ठीक है। कवि ने वर्षा ऋतु की जो मनोहरी छटा है, मन को हरने वाली, ठीक है, मन को प्रसन्न करने वाली छटा है, उसका सजीव वर्णन किया है। आकाश में उन्होंने क्या, आकाश में घने बादल छा रहे हैं, छा जाते हैं, और जब बिजली चमकती है और बादल गरजते हैं तो वर्षा से झरने भी क्या होते हैं, प्रभावित होने लगते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि जब आकाश में काले बादल होते हैं, बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, और क्या होता है भाई, तब वर्षा होती है। और वर्षा के होने से झरने क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, प्रवाहित होते हैं, ठीक है। वहाँ जो झरनों का पानी है वो तेज हो जाता है। उसके बाद और वातावरण शीतल हो जाता है। तो वर्षा के आने पर वातावरण कैसा हो जाता है, यहाँ प्रश्न बन सकता है, तो कैसा हो जाता है, शीतल हो जाता है, ठंडी हवाएं चलने लगती है, तथा बागों में काम करने वाली मालिनी प्रसन्न होकर गीत गाने लगती है। तो अब यहाँ पूछा जाएगा कि कौन गीत गाने लगती है, तो याद रखना है मालिनी, ठीक है। जल में रहने वाले जीव आनंदित होते हैं और पपीहा मधुर स्वर में बोलने लगते हैं। यहाँ किस पक्षी का जिक्र आया है, ठीक है, तो किसका, पपीहे का, याद रखना है, ठीक है। इस प्रकार वर्षा ऋतु सभी को ग्रीष्म तपन से राहत देकर हर्ष तथा आनंद प्रदान करती है। तो कौन सी ऋतु हर्ष और आनंद प्रदान करती है भाई, वो है वर्षा ऋतु। आगे पढ़ते हैं। करते हैं नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे मेंढक। अब यहाँ एक मोर का नाम आया है, याद रखना। मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। तो कौन लुभा रहे हैं, मेंढक, ठीक है। उसके बाद खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, यहाँ गुलाब का भी जिक्र आया है। बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। चलते हैं हंस
हंस का जिक्र आया है पक्षियों में। कहीं पर बांधे कतार सुंदर, गाते हैं गीत कैसे, जैसे लेते किसान मनहर। इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। तो अब हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पहला प्रश्न ये ध्यान रखना है कि नृत्य वन में, मतलब जो वन में नृत्य है वो कौन कर रहा है, तो मोर कर रहा है। ठीक है, तो सुगीत प्यारे कौन गाता है, भाई मेंढक। ठीक है, उसके बाद एक गुलाब का जिक्र, एक हंस, याद रखना है। ठीक है, तो चलते हैं व्याख्या की तरफ। तो इसमें क्या है भाई, कवि क्या कहता है कि कवि ने वर्षा ऋतु के दौरान जो प्रकृति है, प्रकृति के मनोहर सौंदर्य का क्या किया है, मनोहर सौंदर्य का वर्णन किया है, और जीव जंतुओं की प्रसन्नता का सजीव चित्रण किया है कि किस प्रकार जो जीव जंतु हैं इस वाले में, कि भाई पंक्तियों में, कि जो जीव जंतु है वो किस प्रकार हैं भाई, प्रसन्न होते हैं वर्षा के आने पर। वर्षा होते ही मोर क्या करते हैं, मोर मोहक नृत्य कर वातावरण में उल्लासपूर्वक जो है अपना प्रदर्शन करते हैं। और दूसरा है मेंढक क्या करते हैं, मधुर टटराहट, ठीक है, के द्वारा वर्षा का स्वागत करते प्रतीत होते हैं। बागों में खिले गुलाब के फूल सौरभ में चारों ओर खुशबू बिखेर देते हैं। हंसों का सुंदर कतार में चलना और उनका मधुर गीत इस ऋतु की शोभा को और बढ़ा देता है। तो किसका सुंदर जो करतार है, ठीक है, वो सुंदर कतार में चलते हैं ना हंस, ठीक है, तो और उनका जो मधुर गीत है वो किस ऋतु की शोभा को बढ़ा देता है, तो वो वर्षा की। वर्षा में किसान भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो कौन प्रसन्न होता है, किसान भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जो ऋतु है वो कृषि के लिए अत्यंत उपयोगी मानी जाती है और समृद्धि भी लाती है। कवि के अनुसार वर्षा ऋतु केवल धरती को हरा भरा ही नहीं बनाती, बल्कि सभी जीवों में क्या आनंद, उल्लास और नवजीवन का संचार भी करती है। और इसके जो लेखक है वो क्या है भाई, इन पंक्तियों के कविता के, वो है मुकुटधर पांडे। तो यहाँ हमारा 6-7 है ना, 6 और 7 चैप्टर कंप्लीट होता है। तो हम आगे चलते हैं 8वें चैप्टर पर, बिरजू महाराज से साक्षात्कार। तो हम एक बार इसको बिरजू महाराज का साक्षात्कार इसके विषय में आपको थोड़ा सा बताती हूँ। इसमें जो बिरजू महाराज हैं जो कथक के लिए जाने जाते हैं उनके विषय में है ये। वहाँ उनका साक्षात्कार लिया जाता है। श्रेया, माणिक और तनुश्री है उनके द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं और वो उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और जो भी नृत्य की बारीकियाँ है और किस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा उस समय रही थी उसके बारे में वो क्या करते हैं, सारी बातें बताते हैं। तो चलिए चलते हैं पाठ की तरफ। और मैं जितने भी क्लास 7 की एनसीईआरटी है ना, उसके 1 से लेके जितने भी चैप्टर है ना, सबके एमसीक्यू आपको करा दूंगी एक अलग से क्लास में। तो आपके जो जितने भी एमसीक्यू हैं वहाँ से कोई भी क्वेश्चन है वो छूटेगा नहीं, सारे तैयार हो जाएंगे पार्ट से, जितने भी बनते होंगे हर पार्ट से। तो चलिए आज पढ़ते हैं अपना 8वां चैप्टर। तो बिरजू महाराज से साक्षात्कार। क्योंकि मेरा विचार यही है कि मेरे से जितने भी लोग जुड़े ना वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयारी कर सके बस। चलिए चलते हैं। कथक, सबसे पहले याद रखना है कि बिरजू महाराज जी हैं वो किसके लिए जाने जाते हैं, तो कथक की जब भी बात होती है तो हमारे मस्तिष्क में एक नाम अवश्य आता है, बिरजू महाराज का। कथक की कला उन्हें विरासत में मिली थी। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बिरजू महाराज का जो स्मरण उनकी मनमोहक प्रस्तुतियों के लिए जाना जाता है। बिरजू महाराज का जीवन शास्त्रीय संगीत के रागों के समान ही उतार चढ़ाव बढ़ा रहा। तो किसके समान बताया गया है कि बिरजू महाराज का जीवन किस प्रकार का रहा, तो शास्त्रीय संगीत के रागों के समान, ठीक है। उतार चढ़ाव यानी उनके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आए, उन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किया जैसे सबके जीवन में होता है। अपने जीवन में प्राप्त सफलताओं के लिए उन्होंने कठिन साधना की थी, ठीक है। और यहाँ ये ध्यान रखना है कि पद्म विभूषण श्री बिरजू महाराज जी से मिलिए था। तो यहाँ ये लाइन को इस प्रकार याद रखना है कि उनको किस उपाधि से नवाजा गया, तो पद्म विभूषण, ठीक है। उनका जो परिचय है उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो पूछा गया था उनसे साक्षात्कार के समय, तो
पूछा गया, सबसे पहले ये प्रश्न याद रखना है कि पूछा किसने था, प्रश्न दे के भी पूछ सकता है। तो श्रेया ने क्या पूछा था कि सुना है आपका जो बचपन है वो संघर्षों से भरा हुआ रहा था, अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। तो बचपन के संघर्ष के बारे में किसने पूछा, श्रेया ने। और बिरजू महाराज जी ने क्या उत्तर दिया, एक जमाना था जब हम लोग छोटे नवाब कहलाते थे। तो उन्होंने कब क्या बताया कि पहले वो क्या कहलाते थे, छोटे नवाब। हवेली के दरवाजे पर 8-8 सिपाहियों का पहरा होता था। तो कितने कितने सिपाहियों का, 8-8 सिपाहियों का पहरा होता था। ठीक है। मेरे बाबूजी के देहांत के बाद आर्थिक परेशानियां बढ़ने लगी, यानी कि जो आर्थिक परेशानियां थी, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए। जिन डिब्बों में कभी कभी 3-4 लाख की कीमत के हार रहते थे, अब वो क्या होते थे वही खाली पड़े थे। तो ध्यान रखना है कि पहले कितने 3-4 लाख की कीमत के हार पड़े रहते थे भर के डब्बों में, अब वो क्या हो गए, वही खाली हो गए। जीवन में उतार चढ़ाव होता ही है, सबका क्या है वही, सब समय का चक्र है। संघर्षों के दौर में मेरी सबसे बड़ी सहयोगी मेरी माँ थी। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि उन्होंने संघर्षों के दौर में अपनी सबसे बड़ी जो सहयोगी है वो किसको बताया, खुद की माँ को। ठीक है। कभी कर्ज लेते तो कभी क्या करती थी भाई, अपनी जो जरी की साड़ी थी उसमें से उसको जलाकर और उसमें सोने चांदी के तार बेचती थी और फिर उससे गुजारा करती थी। नृत्य के कार्यक्रमों में भी कभी कभी जो था वो पैसा आ जाता था। दिन में खाना खाते तो रात में कई बार क्या होता था भाई, नहीं खाते थे। अम्मा बार बार यही कहा करती थी कि खाने को भले ही चना मिले या कुछ भी न मिले तो अब लेकिन अभ्यास करना ज़रूरी है। तो यहाँ वो क्या करते थे भाई, कई बार सिर्फ चना भी खाते थे, एक टाइम का भोजन मिलता था और एक टाइम का भोजन नहीं मिलता था। तो उनसे दूसरा प्रश्न पूछा गया। तो दूसरा क्वेश्चन क्या था भाई, उन्होंने तनुश्री ने पूछा कि आपने कथक किससे सीखा। तो बिरजू महाराज का उत्तर था कि मेरे गुरु थे मेरे पिता, ठीक है, अच्छन महाराज और चाचा शंभू महाराज। तो याद रखना है कि उनके जो गुरु थे वो कौन थे, पिता अच्छन महाराज, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है। और चाचा शंभू महाराज दोनों का, और लच्छू महाराज। ठीक है। शंभू, लच्छू और उनके पिताजी अच्छन महाराज। चाचा कौन थे ऐसे भी पूछ सकता है, चाचा का नाम क्या था, तो शंभू महाराज। और ठीक है, एक दूसरे वाले का नाम क्या था, लच्छू महाराज, और पिता थे अच्छन महाराज। घर में चूंकि मतलब कथक का ही माहौल था तथा औपचारिक, इसके कारण भाई जो औपचारिक प्रशिक्षण शुरू से ही उन्होंने पहले ही देखा था घर में जैसा माहौल था। तो औपचारिक प्रशिक्षण शुरू होने से पहले ही मैं देख देख कर कथक सीख गया था और नवाब के दरबार में नाचने भी लगा था। कथक की जो तालीम थी वो शुरू करते समय गुरु शिष्यों को क्या भाई, क्या बांधते हैं, गंडा या फिर ताबीज बांधते हैं। तो ये क्या है, यहाँ से प्रश्न बनता है कि क्या बांधते थे उस समय, तो ताबीज बांधते थे और शिष्य गुरु को भेंट देते थे। जब मेरी तालीम शुरू करने की बात आई तो बाबूजी ने कहा भेंट मिलने पर ही क्या बांधूंगा, गंडा बांधूंगा। इस पर अम्मा ने मेरे 2 कार्यक्रमों, कितने, 2 कार्यक्रमों की जो कमाई थी वो बाबूजी को भेंट के रूप में दे दी। गंडा गुरु और शिष्य के बीच पवित्र क्या रिश्ता होता है, याद रखना है। ठीक है। किसके द्वारा, मतलब दोनों का जो रिश्ता है वो कायम होता था। मैंने अब इस रस्म को उल्टा कर दिया, वो खुद के बारे में बताते कि मैंने ना इस रस्म को उल्टा कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि वो कहते हैं कि जिसमें सच्ची लगन होती है मैं उसी को क्या करता हूँ, गंडा बांधता हूँ, यानी कि ताबीज बांधता हूँ। कैसे, पहले मैं नृत्य सिखाता हूँ और फिर बाद में देखता हूँ कि वो लायक है या नहीं, सीखता है या नहीं, उसका मन है या नहीं, फिर तभी उसको अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ। अब है तनुश्री अगला क्वेश्चन पूछती है कि क्या पढ़ाई या दूसरे कामों के साथ साथ संगीत और नृत्य ये है जो जारी रखना संभव है, यानी कि वो कहती है कि पढ़ाई के साथ साथ हम संगीत और नृत्य भी जारी रख सकते हैं। तो बिरजू महाराज क्या उत्तर देते हैं, बिरजू महाराज कहते हैं कि यह तो सामर्थ्य पर निर्भर करता है। अब वो अपनी शिष्य का नाम बताते हैं, मेरी शिष्या शोभना। तो याद रखना किसका नाम आया है, शोभना, जो शोभना नारायण, जो क्या है भाई, IAS अफसर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है। उन्होंने, वह क्या है भाई, एक अच्छी नर्तकी भी है। मैं नृत्य के साथ साथ बजाता और गाता भी हूँ। इसके अतिरिक्त नृत्य नाटिकाएँ और उनके लिए संगीत भी तैयार करता हूँ। मैंने जब नौकरी शुरू की तो मेरे चाचा ने कहा तुम नौकरी में बढ़ जाओगे, तुम्हारे अंदर का नर्तक पूरी तरह पनप नहीं पाएगा। पर मैंने दृढ़ निश्चय किया था कि महाराज बनना है तो मुझे क्या है, उसके लिए मेहनत भी करनी होगी।
अब उससे माणिक है, ठीक है, माणिक पूछती है कि कथक की शुरुआत कब हुई। ठीक है, कथक की शुरुआत कब हुई? बिरजू महाराज कहते हैं कि कथक की परंपरा बहुत पुरानी है, महाभारत के आदि पर्व और रामायण में भी इसकी चर्चा है। तो यहाँ दो का नाम आया है, महाभारत और रामायण का, याद रखना है। पहले कथक रोचक और औपचारिक रूप से कथा कहने का ढंग होता था, तब यह मंदिरों तक ही सीमित था। लेकिन लखनऊ घराने के लोग, ठीक है, मूलतः बनारस इलाहाबाद के बीच हरिया गांव के रहने वाले थे। ठीक है, अब वो यहाँ बताते हैं स्टोरी। तो कौन सा घराना? लखनऊ घराना, याद रखना है। ठीक है, बनारस इलाहाबाद के बीच कौन सा गांव? हरिया गांव, ठीक है, के रहने वाले थे। वहाँ भाई 989 क्या था भाई? कथिकों के घर हुआ करते थे। कथिकों का एक क्या था? तालाब अब भी है। गांव में एक बैरंगिया नाला है, ठीक है। उसके साथ यह कहानी जुड़ी हुई है। एक बार, यहाँ प्रश्न है, कितने कथिक? 9 कथिक नाले के पास से गुजर रहे थे और 3 डाकू आ पहुंचे। तो कितने कथिक थे? 9 कथिक। और डाकू कितने थे? 3, याद रखना है। अब आगे चलते हैं। कुछ कथिक है वो डर गए, किंतु उन कथिकों की कला में इतना दम था कि डाकू सब कुछ भूलकर उन कथिकों की कथक में मगन हो गए, और तब से यह पद लोगों के बीच में प्रचलित हो गया। अब ये पद हमें याद रखना है, दे के पूछ सकता है कि बैरगिया नाला जुलुम जोर, ठीक है, नो कथिक नचावे 3 चोर, जब तबला बोले दिन दिन, तब एक एक पर 3 3। आगे चलते हैं। लखनऊ घराने के बाद जयपुर घराने और फिर बनारस घराने का विकास हुआ। तो सबसे पहले लखनऊ घराना, फिर जयपुर और फिर उसके बाद बनारस घराना, ये 3 घराने याद रखने हैं। इसके अलावा रायगढ़ के महाराज चक्रधर को भी की भी अपनी क्या थी? अलग शैली थी। तो किसकी अपनी अलग शैली थी? महाराज चक्रधर की। श्रेया। तो अगला प्रश्न पूछती है कि क्या नृत्य सीखने के लिए संगीत जानना भी जरूरी है? कि भाई ज़रूरी है कि नृत्य सीखना है तो उसके साथ साथ संगीत भी सीखना ज़रूरी है। तो बिरजू महाराज क्या कहते हैं कि गाना बजाना और नाचना ये तीनों संगीत का हिस्सा है। संगीत में लय होती है, उसका ज्ञान आवश्यक है। नृत्य में शरीर, ध्यान और तपस्या का साधन होता है। ठीक है, नृत्य करना एक तरह से अदृश्य शक्ति को निमंत्रण देना है। ठीक है, यहाँ याद रखना है कि उन्होंने क्या कहा है? नृत्य करना एक तरह से अदृश्य शक्ति को निमंत्रण देना है। किसका कथन है? बिरजू महाराज का। ठीक है, ऐसे पूछेगा, कृष्ण मेरे अंदर समाओ और नाचो। ठीक है, अब यहाँ पे ना सूरदास मत लगा के आ जाना, क्योंकि वो वहाँ पे वो सूरदास, मीराबाई ये ऑप्शन देगा कि बताओ ये किसका कथन है। तो कृष्ण मेरे अंदर आओ, ठीक है, समाओ और नाचो, तो ये कथन बिरजू महाराज का है। ठीक है, वो बता रहे हैं। नृत्य ही नहीं, हमारी हर गतिविधियों में लय होती है। घसियारा क्या करता है? घसियारा घास को हाथ में पकड़कर उस पर हंसिया मारता है, ठीक है, और फिर घास हटाता है। मारने और हटाने की इस लय में जरा भी गड़बड़ी हुई तो उसका हाथ गया। लय हर काम में, नृत्य में, जीवन में संतुलन बनाए रखती है। लय एक तरह का आवरण है जो नृत्य को सुंदरता प्रदान करती है। अगर नृत्य को सुर ताल की समझ हो तो वह जान जाएगा कि यह लहरा ठीक नहीं है। इसके माध्यम से नृत्य अंगों में प्रवेश नहीं करेगा। इसके माध्यम से नृत्य अंगों में क्या होगा भाई? प्रवेश नहीं करेगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न तनुश्री पूछती है कि चलिए तो आगे पढ़ते हैं। तनुश्री पूछती है कि आपने कथक में कई नई चीज़ें जोड़ी है ना? तो बिरजू महाराज जी क्या कहते हैं कि कथक की पुरानी परंपरा को तो कायम रखा है, हाँ, मगर प्रस्तुतिकरण में बदलाव किए हैं। तो याद रखना है कि जो बिरजू महाराज जी हैं उन्होंने जो परंपरा है पुरानी उसी को रखा है, लेकिन उन्होंने किस में बदलाव किए? तो प्रस्तुतिकरण में बदलाव किए। यहाँ से प्रश्न है वो बन सकता है। हमने गौर किया है कि हमारे चाचा लोग हैं और बाबूजी नाचते थे तो खूबसूरत थे ही, उनके खड़े होने का अंदाज भी निराला था। हमने उन भाव भंगिमाओं को भी कथक में शामिल कर दिया। चाचा लोग, बाबूजी हमारे लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश, अपने चाचा और बाबूजी को क्या कहते हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश थे। हमने तीनों की शिक्षा को इकट्ठा करके एक नया रूप तैयार किया। इसी प्रकार टैगोर, त्यागराज और कई आधुनिक कवियों की रचनाओं को लेकर भी कथक रचनाएं तैयार की। तो वो किसका नाम ले रहे हैं? एक तो टैगोर का याद रखना है और त्यागराज, ठीक है, और कई आधुनिक कवियों को लेकर हमने क्या किया है भाई? कथक रचनाएं तैयार की है।
तो ये आगे चलते हैं हम, टैगोर और त्यागराज जी का नाम याद रखना है। आगे है, अगला प्रश्न है तनुश्री। तनुश्री क्या है? तनुश्री, पर ये लोग तो अलग अलग भाषाओं के कवि थे। तो बिरजू महाराज कहती है कि भाषाएं अलग अलग होती है पर इंसान तो सब जगह एक से होते हैं। ठीक है। फ्रांस में एक दर्शक ने कहा, मैं नहीं जानता कि यशोदा कौन है। मैंने उन्हें बताया कि इस धरती पर सब माएँ यशोदा हैं और सब बच्चे हैं वो कृष्ण हैं। बच्चे की जिद, रोना, उठना बैठना सब जगह एक जैसा होता है। धीरे धीरे हमें अलग अलग क्या होता है भाई, भाषा और संस्कार और तौर तरीके मिलते हैं। आगे, चाहे नृत्य हो या कुछ और, परंपरा एक वृक्ष के समान होती है। तो परंपरा को किसके समान कहा गया है? परंपरा को वृक्ष के समान कहा गया है बिरजू महाराज जी के द्वारा, जो सबको एक जैसी छाया और आश्रय देती है। उसके नीचे बैठने वाले अलग अलग स्वभाव के होते हैं। वृक्ष के लिए बीज भी बोए तो समय आने पर ही एक और वृक्ष फलेगा। तो कहते हैं कि वृक्ष के लिए बीज को बोए तो समय आने पर ही क्या होगा, एक और वृक्ष फलेगा। वह नया वृक्ष कैसा होगा इस बात पर निर्भर करेगा कि उसे कैसी हवा, पानी और खाद मिला है। तो आगे माणिक क्या पूछते हैं कि आपने जब सीखना शुरू किया तब से अब तक कथक की दुनिया में क्या क्या बदलाव आए हैं। तो बिरजू महाराज जी क्या कहते हैं कि पहले मंच नहीं होते थे। तो वो क्या बताते हैं कि पहले क्या नहीं होते थे भाई, नृत्य करने के लिए मंच नहीं होते थे। तो क्या होता था, फर्श पर चांदनी, ठीक है, बिछाने की सफ़ेद चादर होती थी, बड़ी सी सफ़ेद चादर बिछी होती थी जिस पर कथक होता था और दर्शक चारों ओर बैठते थे। श्रृंगार के लिए चंदन लेप और होठ रंगने के लिए पान होता था। तो क्या होता था भाई, चंदन का लेप होता था और पान होता था, याद रखना है, होठ के लिए। ठीक है। पहले नृत्य कथा के दर्शकों का ऐसा विस्तृत वर्णन करते थे कि कथा का बता रहे हैं कि इस प्रकार का विस्तृत वर्णन करते थे कि दर्शक के सामने पूरा दृश्य खींच जाता था। यानी कि जो भी मतलब वो दिखाना चाहते थे ना, वो ऐसे लगता था कि जैसे बिल्कुल सामने है, वैसा का वैसा हूबहू चल रहा हो। कैसे गोपियों ने घड़ा उठाया, धीमी चाल से पनघट की ओर चली, पीछे से कृष्ण चुपचाप आए, कंकड़ उठाया और दे मारा। अब सिर्फ पनघट की गत देखो कहकर बाकी दर्शक की कल्पना पर छोड़ दिया जाता था। अब है आगे श्रेया। आपने गाना बजाना और नाचना कब शुरू किया? श्रेया पूछती है कि आपने ना ये जो नाचना बजाना और गाना है कब शुरू किया? तो बिरजू महाराज कहते हैं कि बहुत छुटपन से ही तबला पीटना शुरू कर दिया था। तो कहते हैं जब मैं बहुत छोटा था तो मैंने क्या तबला पीटना, कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे वो बचपन में, इस प्रकार पूछा जाएगा ये प्रश्न। तो तबला, ठीक है, तबला पीटना शुरू कर दिया था। चाचा ने कहा लड़के के हाथ में लय है। तो किसने सबसे पहले कहा? कि चाचा ने। ठीक है। 5 साल का होते होते हारमोनियम पर लहरा बजाने लगा। तो यहाँ याद रखना है कि 5 साल का होते होते उन्होंने क्या बजाना शुरू कर दिया? हारमोनियम बजाना शुरू कर दिया। सबको खुश करने के लिए फिल्मी गाने भी खूब गाता था। एक बार सबकी फरमाइश पर सुरैया के एक गाने पर देर तक नाचा। याद रखना है, सुरैया के गाने पर नाचा था। ठीक है। बहनों ने बड़े शौक से बिंदी और चुन्नी से सजा दिया था। तब तक चाचा आ गए, बस डर के मारे तुरंत सब कुछ उतार फेंका और छिप गया। माणिक, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में क्या अंतर है? अब यहाँ बताया गया है कि जो शास्त्रीय नृत्य है और जो लोक नृत्य है उसमें क्या अंतर होता है, ये प्रश्न पूछा गया बिरजू महाराज जी से। तो कहते हैं शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में अंतर, लोक नृत्य सामूहिक होता है। ठीक है, ठीक है, यानी कि लोगों के जो बीच में होता है। तो लोक नृत्य क्या होता है भाई? सामूहिक होता है। दिन भर की मेहनत के बाद लोग थकान दूर करने और मनोरंजन के लिए इकट्ठा मिलकर नाचते हैं। दूसरी ओर जो शास्त्रीय नृत्य होता है, एक नृत्य अकेला ही काफ़ी होता है उसको करने के लिए, एक नृत्य ही काफ़ी होता है उसको अकेला करने के लिए। लोक नृत्य नाचने वाले के अपने मन और क्या है, बहलाव और संतुष्टि के लिए होता है, जबकि शास्त्रीय नृत्य दर्शकों के लिए होता है। शास्त्रीय नृत्य वो होता है, आपने कभी देखा होगा, वो इस प्रकार ऐसे 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 करके करते हैं। और लोक नृत्य आपको पता ही है, जो डीजे बजा के नाच लिए, ऐसे समझ लो। ठीक है, लोक नृत्य का उदाहरण। शुरू में कथावाचक भी लोक नृत्य क्या है भाई, शुरू में कथावाचक भी क्या करते थे? लोक नृत्य हुआ करता था। ठीक है, कथावाचकों का भी धीरे धीरे जब सब उनकी जो खास शैली है उसमें परिवर्तन होने लगा, ठीक है, रूप निश्चित होता गया और वह शास्त्रीय नृत्य हो गया। कहते हैं कि धीरे धीरे जब खास शैली, तो यानी कि जो शास्त्रीय नृत्य है वो होता है हमेशा खास शैली में। ठीक है। तो आगे श्रेया पूछती है कि इस समय भारत में शास्त्रीय नृत्य की क्या स्थिति है? तो क्या स्थिति है, आप भी जानते हो कि शास्त्रीय नृत्य की क्या स्थिति है। तो कहते हैं कि कुछ वर्ष पहले तक स्थिति दयनीय थी, अब इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। पर शोर वाले संगीत नृत्य का भी खूब प्रचलन है। शोर वाले यानी कि वो डीजे है ना। मैं सबसे यही कहता हूँ कि वह संगीत सुनो देखो, लेकिन अपनी परंपरा की गहराई भी समझो और अनुभव करो। तनुश्री, कर्नाटक और हिंदुस्तानी शैली के संगीत की तरह क्या दक्षिण और उत्तर के नृत्य में भी अंतर है? तो यहाँ पूछा गया है दक्षिण और उत्तर के नृत्य में भी क्या है भाई, अंतर है। बिरजू महाराज, कथक। अब यहाँ नाम बताए गए हैं, ठीक है, याद रखने हैं नृत्य शैलियों के। कथक, भरतनाट्यम, कच्चीपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी,
मणिपुरी, ये शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख शैलियाँ हैं। अब ये आपको याद रखना है, यहाँ से दे के पूछ सकता है कि कौन सी नृत्य जो शास्त्रीय नृत्य है उसकी शैलियाँ हैं। तो और इसको इस प्रकार भी पूछ सकता है कि जो शास्त्रीय शैली मतलब शास्त्रीय नृत्य है उसकी शैलियाँ नहीं हैं। संगीत और गाने के ढंग का अंतर तो है, और इसके अतिरिक्त हर नृत्य की अपनी लय और भाव भंगिमा है। कथक की भाव भंगिमा दैनिक जीवन के लिए ही दैनिक जीवन से ली गई है। अब यहाँ बता रहे हैं, मैं इसको जूम कर देती हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ ये बताते हैं कि जो कथक है, ठीक है, कथक की जो भाव भंगिमा है वो दैनिक जीवन होता है ना, जो हमारा जो रोज़मर्रा का जीवन होता है उसकी जो जीवन शैली है वहाँ से ली गई है। भरतनाट्यम मूर्ति कला से, भरतनाट्यम किसे लिया गया है भाई? मूर्ति कला से, ध्यान रखना है। भरतनाट्यम में दोनों भावों का इकट्ठा प्रयोग हुआ है और कथक में बारी बारी से। ओडिसी और मणिपुरी में कोमलता है, कथकली में ओज है। तो ओज किस में है भाई? कथकली में। कथक में दोनों हैं, ठीक है। कथक में गर्दन को हल्के से हिलाया जाता है, चिराग की लो के समान। इसी प्रकार उंगलियां भी बहुत धीरे धीरे हिलाई जाती है, जैसे घूंघट पकड़ने में या घूंघट उठाने में। उंगलियां जरा जोर से हिली नहीं कि चाचा जी तुरंत टोकते थे, घूंघट उठा रहे हो या तंबू, ठीक है। तो वो कहते थे कि धीरे धीरे घूंघट है उसको उठाना है, ये ही शैली है। उसके बाद है आगे माणिक। खाली समय में आप क्या करते हैं? बिरजू महाराज, खाली होता ही नहीं हूँ, नींद में भी हाथ चलता रहता है। अब वो पूछता है कि भैया आप खाली समय में वो है जो क्या करते हैं? तो वो कहते हैं मैं खाली तो कभी होता ही नहीं हूँ, नींद में भी मेरा हाथ है वो चलता रहता है। मशीनों में मन खूब लगता है, अगर मैं नर्तक न होता तो शायद क्या होता? इंजीनियर होता। तो वो क्या कहते हैं कि अगर मैं नर्तक नहीं होता तो वो क्या होता भाई? इंजीनियर होता। कोई भी मशीन या यंत्र खोलकर उसके कल पुर्जे देखने की जिज्ञासा होती। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं अपने ब्रीफ केस में हरदम पेचकस और दूसरे में छोटे मोटे औजार रखता हूँ। कभी अपना पंखा फ्रिज ठीक करना हो तो वो भी कर लेता हूँ, ठीक है। बेटी दामाद चित्रकार हैं, उन्हें देख देख कर पेंटिंग करने का भी मुझे शौक है। तो या बताया उन्होंने कि वही बेटी और जो दामाद है वो क्या है? चित्रकार है। रात 12 बजे के बाद चित्र बनाने बैठता हूँ। तो कितने बजे के बाद? 12 बजे के बाद वो चित्र बनाने बैठते थे। जब नींद से आंखें बंद होने लगती है तब ब्रश एक तरफ रख देता हूँ और सो जाता हूँ। पिछले 2 वर्षों से लगभग 17 चित्र बनाए हैं। तो 2 वर्ष में उन्होंने कितने चित्र बनाए हैं? 17। श्रेया, अगर कोई बच्चा गाना बजाना नृत्य सीखना चाहता है, ठीक है, चाहे तो आप घर के मतलब वो कहती है, श्रेया पूछती है कि अगर जो कोई बच्चा है, ठीक है, वो गाना बजाना और नृत्य सीखना चाहे पर घर के लोग नहीं चाहते हों तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो बिरजू महाराज कहते हैं कि आजकल के माँ बाप से मेरी विनती यही है कि यदि बच्चे की रुचि है तो उसे लय में क्या देना चाहिए? साथ खेलने देना चाहिए, यानी कि उसे वो जो करना चाहता है उसे करने देना चाहिए। जैसे अन्य खेल है वैसे ही यह भी खेल है जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस खेल की दुनिया में संतुलन, समय का अंदाजा, सदुपयोग बीच बच्चे के बौद्धिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बात सही भी है कि माँ बाप को इस बात को समझना चाहिए कि हमारे बच्चे की रुचि किस में है। बहुत से माँ बाप होते हैं कि ज़बरदस्ती बेटा नहीं तुमको तो डॉक्टर ही बनना है, नहीं तुमको तो इंजीनियर ही बनना है, जबकि बच्चे का मन नहीं होता। तो जितना बच्चा सीख सकता है ना, जितनी उसके अंदर कैपेसिटी है होती है उसके ऊपर उतना ही बोझ लादना चाहिए, ज़्यादा बोझ नहीं लादना चाहिए। बाद में फिर कई बार ये प्रेशर है वो बच्चों की मतलब समस्या का कारण बन जाता है। तनुश्री, क्या आपके परिवार में लड़कियों ने कथक नहीं सीखा? बिरजू महाराज, मेरी बहनों को कथक नहीं सिखाया गया पर मैंने अपनी बेटियों को खूब सिखाया। तो कहते हैं कि मेरी बहनों को नहीं सिखाया गया, ठीक है, लेकिन मैंने अपनी बेटी को खूब सिखाया है। लड़कियों के पास शिक्षा या कोई ना कोई हुनर अवश्य होना चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। तो यहाँ उन्होंने लड़कियों की आत्मनिर्भरता की बात कही है कि लड़कियों को आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। हुनर ऐसा खजाना है कि जिसे कोई नहीं छीन सकता, वक्त पड़ने पर काम आता है। बच्चों, तुम लोग संगीत सीखते हो? यदि नहीं तो ज़रूर सीखो, मन की शांति के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ बिरजू महाराज जी ने संगीत को मन की शांति के लिए बहुत ही क्या बताया है? ज़रूरी बताया है। लय हमें अनुशासन सिखाती है। तो लय हमें क्या सिखाता है? अनुशासन सिखाता है, संतुलन सिखाती है। नाचने गाने और बजाने वाले एक दूसरे के मेल बिठाकर एक नई रचना करते हैं। सुर और लय से हमें एक दूसरे का बनकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो कहते हैं सुर और लय से हमें क्या होता है भाई? एक दूसरे का बनकर, जैसे सुर और लय होती है वो एक दूसरे की होती है, पूरक होती है, तो उसी प्रकार हमें क्या शिक्षा मिलती है? अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो जो हमारी आज की क्लास है वो यहीं पूरी होती है। बाकी जो 1-2 चैप्टर बच गए हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ लेंगे और इसके जितने भी MCQ हैं मैं आपको अगली क्लास में करवा दूँगी। आज के लिए सभी को राधे राधे, धन्यवाद।